अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हम एक जर्नल टॉपिक पे डिस्कशन करूंगी मैं आप लोगों के साथ, जिससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। पेपर्स आपके चल रहे हैं, ठीक है, और अब तो 11th क्लास के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बताया जाए कि उर्दू का पेपर जो सबसे लेंथी माना जाता है, इंग्लिश और उर्दू का पेपर, ये दो पेपर्स हैं जो बहुत लेंथी माने जाते हैं, उनको किस तरीके से सॉल्व करना होता है। ठीक है, सॉल्व करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपको लाजमी फॉलो करने होते हैं, अदरवाइज आप पेपर कंप्लीट नहीं कर सकते, और सेकेंडली आप लोग मार्क्स भी लूज कर लेते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई इतना अच्छा पेपर हुआ, इतना अच्छा पेपर हुआ, सब कुछ आता था, सब कुछ लिख दिया, बट मार्क्स पता नहीं फिर भी 80 में से, अगर सब्जेक्टिव पेपर की बात करूँ, 80 में से 60 बने हैं, या 100 में से 80 से ऊपर मार्क्स ही नहीं बन रहे, पता नहीं क्या बात है। तो असल बात पता क्या होती है कि आपको पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका सही नहीं आता। उर्दू का पेपर ख़ास तौर पे किसी को भी सही से अटेम्प्ट करना पूरे तरीके से नहीं आता। ठीक है, तो आज आपको वो इसकी तफसीलात बताते हैं। नंबर 1 पॉइंट पे यही कि सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट। आप 9th क्लास में हो, आप 10th क्लास में हो, 11th में हो, 12th में हो, आपका उर्दू का पेपर लेंथी ही रहता है। ठीक है, हर क्लास का उसके हिसाब से लेंथी और पेपर बनता है। तो आप किसी भी क्लास में हो तो सबसे पहले आप लोग मार्क्स की डिवीजन चेक कर लिया करें। जैसे कि आपके पास ही आपको पता होता है, ये आपके पास पेपर क्वेश्चन पेपर आ गया और आपके सामने ही लिखा है ये क्वेश्चन इतने मार्क्स का है। तो सबसे पहले आप लोगों ने अच्छी टाइम मैनेजमेंट करनी है। ये नहीं कि एक सवाल को 10 घंटे लेके बैठे रहें तो बैठे ही हुए हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे जो चीज़ बेस्ट आती है, सबसे ज़्यादा तो टफ यही होता है ना कि 12th क्लास के स्टूडेंट्स को खासतौर पर, उर्दू का मजमून बहुत लेंथी होता है। 10th में भी एसेज आते हैं तो वो सबसे लेंथी लगता है। तो उसको किस तरह से हैंडल करना है। 10th क्लास में अगर आप हैं तो आपने 4 से ज़्यादा 4.5-5 सफ़े जो है वो लिखने हैं। और अगर आप लोग 12th क्लास में हैं तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 6 से 7 सफ़े एसेज के लिखने, इससे ज़्यादा नहीं लिखने, एक्स्ट्रा भी नहीं लिखना और ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं लिखना। अगर 6 भी नहीं पूरे हो पा रहे तो आप 5.5 सफ़े ऐसे के लिख सकते हैं अच्छे वर्ड्स के साथ, तो आपको आराम से मार्क्स मिल जाते हैं। मतलब वन साइड 1, 2, 3 इस तरह कंसीडर करना है आपने, और ये आपने एसेज की लेंथ रखनी है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो ये हो गया आपके एसेज के मतलब एक पैटर्न के बाद। टाइम मैनेजमेंट की बात करें, जो क्वेश्चन आपको सबसे बेस्ट आता है ना, सबसे पहले आपने वो सॉल्व करना है। सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन जो है इसको दरमियान वाले मतलब अपने सेंटर टाइम में शिफ्ट कर लें। सबसे पहले बंदा शुरू में पेपर दे रहा होता है, स्टार्टिंग मॉर्निंग का टाइम होता है, एनर्जेटिक होता है, तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स फटाफट से कर भी लेते हैं। तो जैसे ही थोड़ा हाफ टाइम होता है फिर वो लेजी हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं यार इतना लेंथी हो गया, इतना लंबा हो गया ये। तो आपने ये करना है कि जो बड़ी चीज़ें हैं ना, ऐसे को स्टार्ट की बजाय सेंटर में शिफ्ट कर लें, सेंटर में लिख लें, स्टार्ट में वो चीज़ लिख लें जो आपको बेस्ट आती है। जैसे कि उर्दू में ख़त एप्लीकेशन की, जो ख़त और दरख्वास्त की एक ऑप्शन आती है, ख़त आपने अगर लिखना है तो वो 1.5 सफ़े का लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। ठीक है, 12th क्लास में अगर आप हैं तो 1.5 सफ़े का लिखें। 10th क्लास में अगर आप लोग ख़त लिख रहे हैं, या 11th क्लास में, 11th और 12th क्लास के लिए जो ख़त वाला पोर्शन होगा उसमें आपने 1.5 सफ़े का करना है। और मैट्रिक के लिए, इंटर मैट्रिक 9th 10th में जब ख़त आता है तो फिर आपने उसको 1 सफ़े का करना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको ख़त अच्छा आता है, आप पहले ख़त लिख लें। अगर आपको लगता है कि मुझे तशरीह सबसे अच्छी आती है और मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, तो आप पहले तशरीह कर लें। ऐसे वाला पोर्शन को आप लोग सेंटर में ले आएँ तो वो बेस्ट होगा। ये एक बात हो गई। दूसरा ये कि आपने पेपर सॉल्व कैसे करना है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ। हमारे पास एक पैटर्न है जो आप लोगों ने फॉलो करना है, तो वो आपने कैसे करनी है। अच्छा, डायरेक्ट स्टूडेंट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली फौरन से पहले तशरीह लिखना शुरू कर देते हैं। आप लोग पहले गौर से देखें, आपके सामने है कि अगर आप लोगों ने किसी अशार की तशरीह करनी है, मतलब आपने नज़म की तशरीह करनी, नज़म की मैं बात कर रही हूँ, गज़लों की बात नहीं कर रही, नज़म की बात कर रही हूँ, तो नज़म की कैसे तशरीह करनी है। आपने सबसे पहले नज़म का नाम लिखना है। आपको पता होना चाहिए कि ये किस नज़म में से आया, उसका आपको 1 मार्क्स ज़रूर मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपने शायर का नाम लिखना है कि जो भी उस नज़म के शायर का जो भी नाम है वो आपने मेंशन करना है। ठीक है, ये आपको बता रही हूँ, अगर आपके 2 मार्क्स की एक
एक शायर की तशरीह आती है ना, तो आपके 1 मार्क्स तो पक्के हो गए इसमें कि आपने अगर सही नाम लिखा है नज़म का और मुसन्निफ का नाम, जो शायर का नाम है वो सही लिखा है, आपका 1 मार्क यहीं पे पक्का हो गया। तो तशरीह जो है आपने तकरीबन 2 से 3 सफ़ों की लिखनी है, इससे ज़्यादा नहीं लिखनी। ज़्यादा से ज़्यादा 3, अगर किसी को बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ज़्यादा उसका अंदर का शायर जो है वो तशरीह करने को जा रहा है, तो वो 4 सफ़े कर सकते हैं, मगर 3 जो है 3 से ढाई सफ़े मैक्सिमम लिमिट है 12th क्लास के लिए, इंटरमीडिएट के लिए। और अगर आप लोगों का ताल्लुक मैट्रिक से है तो मैट्रिक के स्टूडेंट 1.5 सफ़े का भी लिखें तो बहुत है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई अशार की तशरीहों की बात। नेक्स्ट आपकी गज़लों की अगर तशरीह करें तो उसमें भी आपने क्या मेंशन करना है कि तशरीह में आपने शायर का नाम लिखना है लाजमी, और अगर गज़ल का इनवान आता हो तो फिर लिखें, अगर नहीं आता तो गलत ना लिखें, क्योंकि सही का नंबर भी नहीं मिलता इस तरह, ठीक है। अगर आपको आता है तो लिखें, नहीं आता इनवान तो छोड़ दें, मगर आप गलत लिखेंगे तो अगर आप लिख देंगे ना एक चीज और वो गलत होगी तो फिर आपको मार्क्स डिडक्ट होंगे, ठीक है। और गजल की तशरीह इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो 2 सफ़े की लिख सकते हैं, 1.5 से 2 सफ़े की, और जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं वो 1 सफ़े की भी लिखेंगे तो बहुत है, ठीक है। 1 से 1.5 सफ़ा लिख लें आप लोग। तो ये हो गई तशरीहों की बात। खत का तरीका तो आप लोगों को आता ही होगा कि खत का स्टार्टिंग और एंडिंग लिखना है आपने जबरदस्त किस्म का, और आपने स्टार्ट जैसे करना है कि जनाब आलिया। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप हर किसी से यही पूछे कि उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अगर आप किसी चीज की ताजियत कर रहे हो तो वो ऑब्वियसली वो बंदा ऑलरेडी खैरियत से नहीं है, वो अफसोस में है, तो आपने सलाम करके किस तरीके से हर पैटर्न को देखना है, सलाम किस तरह करना है, एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ डालना है, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट कैसे डालें, खत को बहुत ध्यान से लिखना है। 10 मार्क्स है, 9 नंबर आ सकते हैं आराम से। खत को अच्छी तरीके से लिखेगा। अगर आप इंटरमीडिएट में है तो खत को आप लोग 1.5 से 2 सफ़े का लिख सकते हैं, या 1.5 सफ़े का भी लिखे तो मैक्सिमम बहुत है। और अगर आप लोग मैट्रिक के तलबा हैं तो आप लोग 1 सफ़े का खत लिखे। स्टार्टिंग एंडिंग आपने हर क्लास में जो है वो बेस्ट करनी है, ठीक है। तो ये हो गई खतों की बात। खलासे पे अगर आए तो खलासे में भी लोग शुरू करते हैं तो पैराग्राफ लिख देते हैं और इस तरह करना शुरू कर देते हैं। खलासा अगर करना है तो आपने अनवान लिखना है, मतलब आपका सबक का नाम लिखना है, अपने उस चैप्टर के राइटर का नाम लिखना है, और अगर आपको थोड़ा सा छोटा बहुत अनुमान आता है कि इसका ये मकसद है, इसमें ये है स्टोरी, तो वो लिखे, वरना आप लोग डायरेक्ट खलासा स्टार्ट जो है वो कर सकते हैं। और गलत कोई चीज़ नहीं लिखनी। वही बात, अगर किसी को नहीं आता, यही याद आ रहा है कि भाई इसका राइटर कौन है या इसका मुसन्निफ कौन है, तो छोड़ दें। गलत लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे, नहीं लिखेंगे तो हो सकता है एग्जामिनर आपका पैटर्न और खलासे का वो देख के आपको मार्क्स दे दे, ठीक है। तो ये जहन में रखना है, ठीक है। ये आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ कि खलासे का आपने क्या तरीका अपनाना है। ये देखें, मुसन्निफ का नाम, सनफ कि ये क्या है, नॉवल में से लिया गया है या किसी की कहानी है या आप बीती है, ये आपने बताना है। खलासे की जो लेंथ है आपकी 2.5 से 3 सफ़े होनी चाहिए, मगर ये बात दुरुस्त नहीं, क्योंकि सबक का खलासा इसका तीसरा हिस्सा होता है, ठीक है। सबक का खलासा मतलब होता है आपका अगर चैप्टर 5 पेजेस का चैप्टर है तो उसको खलासे का मतलब होता है समरी करना, उसको शॉर्ट करना। तो गजल इसीलिए खलासे ज़्यादा लंबे आपको 3 से 4 पेजेस के लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप 1.5 सफ़े का भी लिखे ना तो बहुत होगा, और आपने वही पॉइंट्स लिखने जो इस चैप्टर के अंदर हाईलाइटेड होंगे, ठीक है, जो मेजर पॉइंट्स होंगे, ठीक है। ये आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखना है। अच्छा, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, खलासे भरना शुरू कर देते हैं, जिससे उनका टाइम वेस्ट होता है। तो टाइम मैनेजमेंट वही बात है कि अच्छी करनी है। खलासा 1.5 सफ़े का लिखें। स्टार्टिंग में जो मुसन्निफ का नाम, चैप्टर का नाम, और जो चैप्टर की टाइप है, नॉवल में से लिया गया, आप बीती है, रियल स्टोरी है या सफ़र, वो लिखना है, तो उसके के भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और खलासा जो होता है उसको आपने 1.5 से 2 सफ़े का लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। टाइम बचाएं, वही टाइम जो आप खलासे में वेस्ट करेंगे 4-4, 3-3 सफ़े लिखने का, जिसको एग्जामिनर को इंटरेस्ट भी नहीं होगा चेक करने में, वो ही देखेगा, समराइज फॉर्म देखेगा। तो वही टाइम आप जो खलासे में इन्वेस्ट करेंगे इतनी ज़्यादा, वो 1.5 सफ़ा कर दें, 1.5 से 2, 1.5 सफ़ा भी बहुत है, 1.5 सफ़ा करें। और आप वही टाइम ऐसे में लगा दें ज़्यादा। ऐसे आपने थोड़ा सा लिखना है 6 से 7 सफ़ों का, 5 से 6-7 सफ़ों का, ताकि आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिल सके इंटर में। और अगर आप मैट्रिक में हैं तो 5 सफ़े बहुत हैं, इंटर में हो तो 7 सफ़े बहुत हैं, ठीक है।
तो ये है आपका सबक के खलासे की तरीका। अब अच्छा, उसके बाद आपके नज़मों का खलासा आता है। नज़म का खलासे में भी यही होता है कि नज़म का नाम लिखना है, मुसन्निफ़ का नाम लिखना है, नज़म का छोटा सा एक मकसद लिख दें, अगर वो नहीं आता उसको स्किप कर दें, अगर आता है तो वेल एंड गुड है। और आपने नज़म का जो खलासा है वो 5 मार्क्स का होता है, ज़्यादा मार्क्स का नहीं होता, इसलिए आपने उसको 10 से 7 लाइनों को अंदर अंदर लिखना है। 7 लाइनें लिख रहे हैं या 7 से 8 10 कर दें, 7 से 10 लाइनों के अंदर आपने वो लिखना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना, पूरे पूरे सफ़े नहीं भरने। अगर आप राइट नेम रखते हैं नज़म का और मुसन्निफ़ उसके राइटर का नाम, जो भी नज़म के शायर का नाम है वो लिखते हैं, तो आपको मार्क्स उसके भी मिलते हैं। और आपने हिसाब लगाना है कि 1 मार्क आपको नज़म के मुसन्निफ़ के नाम का आ गया, मतलब जो शायर का नाम का आ गया, एक चैप्टर के नेम का आ गया, 2 मार्क्स 1.5 मार्क्स उसी के मिल गए, तो आपने 4 या 3 मार्क्स के हिसाब से ही लाइनें लिखनी है। ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखेंगे तो नहीं मार्क्स आएंगे, ठीक है, तो उसको आपने छोटा ही लिखना है, शॉर्ट लिखना है। तो ये हो गया आपके सबक के नज़म के खलासे के बाद। तो आप लोगों ने बस वही टाइम जो आप लोग इन छोटी छोटी चीज़ों पे ज़्यादा लगाते हैं और मेजर चीज़ों पे कम लगाते हैं, वो गलती आप लोगों ने नहीं करनी। अच्छा, अभी तो उर्दू के हवाले से मैं बताया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको इंग्लिश का पेपर कैसे सॉल्व करते हैं और उसकी टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं उसमें भी ज़रूर हेल्प करूँगी। तो आपको जो बाकी मेजर चीज़ें होती हैं उसको ज़्यादा फोकस करना होता है, ठीक है। तो ये टाइम मैनेजमेंट करें, लिखाई अच्छी रखें, जो अगर बीच का मटेरियल सही से पढ़े या ना पढ़े, आप लोग सारे मुसन्निफ़ के नाम, शायर के नाम, गज़ल के जो गज़लों के जो शायर हैं उनके नाम और चैप्टर्स के नाम और हवाला मतन, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है, नॉवल से लिया गया है या आप बीती है या फिक्शन है या नॉन फिक्शन है, जो भी आपको वो है वो आप लोगों ने देना है। ये चीज़ें अगर आप याद कर लेंगे ना, आप समझे आपकी 50 से 60% उर्दू की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आप लोगों ने तरीके को फॉलो करना है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव साबित हो। थम्स अप करना मत भूलिएगा और सुपर स्टडी चैनल हमारा जो नया चैनल है उसको फॉलो करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करें उसको, बेल आइकन प्रेस करें और अच्छे और मज़ीद आगे के कंटेंट की मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि क्या क्या आप लोगों को ज़रूरत है। अच्छा, आर्ट्स के स्टूडेंट्स मुझसे आर्ट्स के हवाले से पूछ रहे थे, इंशाल्लाह उनके लिए भी कोशिश की जा रही है कि उनके भी गेस्ट बनाए जाएं और आप लोगों तक लेकर आए जाएं। मैं ज़रूर बताऊंगी और अच्छे से तैयारी करें और अच्छे से पेपर्स दें। मुझे तो इजाज़त, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।